इफ्तिखार सवाल यही है कि अगर अभी मुआहिदा हो भी जाता है तो ये इसकी गारंटर्स कौन है, इसराइल की गारंटी कौन देगा और इसको आगे पूरा निफाज रखना इस मुआहिदे का और इंश्योर करना कि इसके ऊपर मनोअन अमल भी हो। अभी मुआहिदे से आगे के जो मराइल हैं वो भी काफी कठिन है। जी बिल्कुल, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जो पाकिस्तान फैसिलिटेशन का रोल अदा कर रहा है उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि जो जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू भी हो रही थी और जैसे जो जनरल साहब ने कहा कि JCPOA का जो मुआहिदा था वो 34 महीने चला और अमेरिका यू से जो है वो आखिर में निकल गया, तो वो मुआहिदा जो था अब एग्रीमेंट के तौर पर जो है वो ईरानी देखना भी नहीं चाहते। दे एक्चुअली वांट एन ऑल बाइंडिंग ट्रीटी। तो जो JCPOA का जो पिछला मुआहिदा था, अगर मैं उसको आसान लफ्जों में जो है वो बयान कर सकूं तो उसके लिए दो चीजें उसमें कमी थी जो इस नए मुआहिदे में अब आएंगी। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो उसकी लीगल लैंग्वेज है उसको एक ट्रीटी के तौर पर जो है वो अपनाया जाएगा, सिवाय इसके कि कोई MOU हो। और अगर MOU इनिशियली आता भी है तो ट्रीटी के लिए जो है वो टाइम मांगा जाएगा। 60 दिन का एक टाइम जो है वो फ्लोट किया गया है। अल्टीमेटली एग्रीमेंट किस बात पे होती है दैट वील हैव टू सी। लेकिन दूसरा जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो पिछला एग्रीमेंट था वो बहुत यूरोपियन और वेस्टर्न सेंट्रिक था और उसमें जो गारंटर्स थे वो उसी रीजन से थे। अब जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और आप जो शटल डिप्लोमेसी जो है वो देख रही हैं कि वजीर आजम कभी एक मुल्क में होते हैं और फील्ड मार्शल दूसरे मुल्क में, और जो है सागडार साहब हैं वो ऑब्वियसली डेली बेसिस पर दर्जनों जो है वो कॉल्स जो है वो ले रहे हैं। तो उसके बिहाइंड जो रीजन है कि जो गारंटर्स की स्पेस होगी वो भी लोकलाइज लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक होगी। तो मैं ये नहीं मानता कि ये सिर्फ इन दो ममालिक के दरमियान में जो है वो मुआहिदा होगा। इट विल बी एन ऑल इनकम्पसिंग डील। और ईरानियों की कंसिस्टेंट ये डिमांड रही है कि ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए ऐसे गारंटर्स चाहिए जो बाद में उनके पीछे खड़े भी हो सके अगर कोई वायलेशन होती है। जी जनरल साहब, वो कौन गारंटर्स हैं जो ये इस बात को यकीनी बनाएं कि मुआहिदा हो तो उसके ऊपर अमल भी हो? देखिए, दोनों सॉवरन कंट्रीज का आपस में मुआहिदा हो रहा है जी। और सॉवरन कंट्रीज, अमेरिका पहले मुआहिदा करके खुद उसमें से निकला एंड दैट वाज P5+1। चाइना भी था और P5 कंट्रीज थी, IAE भी होगा। अभी इस वक्त मौजूदा हालात में मिडिल पावर्स जो हैं वो एक मेजर रोल अदा कर रही हैं और ट्रस्ट लेवल जो ईरान का है कम से कम दैट इज मोर ऑन द मिडिल पावर देन दी वेस्ट अगर इस वॉर में शामिल नहीं हुआ, नेटो अगर अमेरिका के साथ वॉर में शामिल नहीं हो, तो वो मेरे ख्याल में अभी किसी गारंटी में भी कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप जब तक ऑफिस में है कोई वेस्टर्न कंट्री भी ये चांस नहीं लेगी कि जी वो गारंटर्स बने या एंड टाइम पे, वो कहते हैं ना आखिरी टाइम पे आप पे शामिल हो के, वो अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। और ईरान विल ऑल्सो विल नॉट बी कंफर्टेबल। देखिए, मिडिल पावर्स में से तुर्किया है, पाकिस्तान है, अलॉन्ग विद चाइना। ऑफ कोर्स चाइना का इंटरेस्ट है इसके बीच पे, और फिर 14 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप यहां से फिर चाइना भी जाना उन्हें। नेटो ने जो एक एनवायरनमेंट इस वॉर में क्रिएट की है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप, इट्स माय गेस कि वो हो सकता है थोड़ा सा चाइना के साथ अभी अपना कुछ मामलात को ऐसे चलाना चाहे कि वो दोनों मिल के जैसे, क्योंकि अमेरिका एज अ बिग पावर हैज लॉस्ट अ लॉट। इस वॉर ने बिल्कुल उसको वो कहते हैं ना वो फारिग कर दिया जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक वो जो उसकी ग्रेस थी या जो एक यूनिलैटरल, तो ये ट्रांजिशनल पीरियड में हम चले गए हैं मल्टीपोलैरिटी की तरफ। टाइम लगेगा क्योंकि चाइना को भी थोड़ा सा मैदान में आना पड़ेगा इन अदर डोमेन्स ऑल्सो। कोवर्ट बहुत चीजें होती हैं, ओवर्ट भी बहुत चीजें करनी पड़ेगी। अच्छा, अमेरिका को अब डर भी है कि फर्दर वॉर करूंगा तो हो सकता है मुझे थ्रू ईरान और स्क्वीज किया जाए। मिलिट्री इज नॉट गिविंग देम दी विक्ट्रीज, कहीं भी नहीं, और पास पे खैर किसी प्रेसिडेंट को नहीं दी, अफगानिस्तान में नहीं दी, इराक नहीं दी, वियतनाम नहीं दी। इसी तरह की स्टोन एज वाली ये सारी कहानियां, ये कोई नई कहानी प्रेसिडेंट ट्रंप वो कहते हैं ना कोई निराला काम नहीं कर रहे। जॉनसन भी इसी तरह की थ्रेट दिया करते थे, आर्बिटेज भी मुशर्रफ साहब को इसी तरह की थ्रेट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट दे। बट कहने का मकसद ये है कि हो सकता है वो चाइना, तो गारंटर्स मिडिल पावर्स में से कुछ आ सकते हैं जो इस मुआहिदे को करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मारिया, में ये समझने की जरूरत है कि ईरान और अमेरिका बोथ आर कीन टू डू सम मुआहिदा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाह रहा है। इफ्तिखार,
और करनी होती तो करते रहते। अगर अमेरिका में इतनी ज्यादा ताकत है, मिलिट्री माइट भी है, वो इस वक्त इस मुआहदे की इतना शिद्दत से क्यों चाहते हैं? ईरान की तो हमें डील समझ में आती है जी कि वो चाहते हैं कि भाई इस वक्त ये जंग और मत फैले, लेकिन अमेरिका की क्या मिलिट्री इसके अंदर अजाइम है इस जंग को इस वक्त क्या रोकने में? मारिया, अगर मिलिट्री अजाइम जो है थे भी और तो उन्होंने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, जो वो कर सकते थे उन्होंने जो है वो किया। और मैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली पास में नहीं जाना चाहता कि क्या क्या चीजें उन्होंने एक्सपेक्ट की थी और किस तरह वो हुआ नहीं, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि उसका जो एक महवर था इस सारी सोच का, वो ट्रेड आर्टरीज को और बेसिकली जो एनर्जी आर्टरीज हैं उनको कंट्रोल करना था। और इसलिए आज आकर बात जो है वो कहीं से भी हो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर आकर जो है वो रुक जाती है। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर ने ये भी जो है वो कहा था कि हम ईरानियों के साथ मिलकर जो है इसको देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात भी जो है वो की थी, यानी ये भी एक ऑफर जो है टेबल पर मौजूद है। लेकिन अगर तो ये रेड लाइंस क्रॉस हो जाती हैं, जो कि बहुत सारी हो गई हैं, अगर आप मुझसे मेरी एनालिसिस पूछें तो मुझे ये नहीं लगता कि मुआहिदा क्यों ना हो। दोनों साइड्स चाहते हैं कि मुआहिदा हो, मुआहिदा होगा, लेकिन मुआहिदे के बाद जो आने वाली सिचुएशन है उसमें एक तो मैं पाकिस्तान का रोल बढ़ता हुआ बहुत ज्यादा देख रहा हूं, और दूसरा ये है कि ये रेड लाइंस जो क्रॉस की गई हैं ये शायद फिर और लोग इसको अलग तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इफ्तिखार फरदौस साहब मौजूद थे। हम बताएंगे जब वापस आएंगे तो डॉक्टर कामरान बुखारी साहब होंगे। इस जंग की जो मुआशी कॉस्ट है वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई है कि अब 3 से 5 साल लगेंगे दुनिया को रिकवर करते हुए, एटलीस्ट इस जो दुनिया के जितने भी तवानाई के रिजर्व्स हैं उनको बहाल करते करते। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।